Hello friends, hope you all are good. So let's start our session. So as from previous class, what we have seen in our previous class, we have seen the great change among the early men during stone or lithic age. We have also seen that how early men were dependent upon trees for fruits, and then after they learned hunting and started catching their prey, and also they learned to make and control fire, domestication, cultivation, etc. And finally they have created their own permanent shelters. Can you please explain what would be the reason for making their own permanent shelter? Can anyone explain this? Yeah, the very simple reason. Now they have their own field for cultivation, and also they have their own animals for domestication. So what they will do now? So they also have to look for the field, they also have to look for the land. So these all are the reasons which make them to move for permanent shelter. So here it starts Chalcolithic age. So why it is known as Chalcolithic age? Just because Chalco means copper and lithic means stone. So here you can understand the Chalcolithic means the using of copper and stone together for making of tools. And this was the time from when their social and cultural changes started. And the Chalcolithic age is also known as the Copper age. They used copper for various of the things like making of agricultural tools, making of construction tools, and so on. And also they used the copper for various aspects of life. और इसी बीच में क्या हुआ था, चैल्कोलिथिक एज के टाइम पे गोल्ड भी प्रचलित में आया था, लेकिन वो इतना सॉफ्ट था कि उसका हम टूल्स के लिए यूज नहीं कर सकते, तो लोग गोल्ड पे ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग इनका ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी ये सभी बनाकर पहना करते थे। तो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरीज गोल्ड का बनना चैल्कोलिथिक एज के टाइम से ही स्टार्ट हुआ था। और इसके बाद कॉपर्स का डिफरेंट वेपन्स बनाने के लिए भी यूज होने लगा, बिकॉज ये कंपटीशन का एरा था। तो जब कंपटीशन का एरा चल रहा है और सबको सबसे आगे निकलना है, तो इसलिए लोगों ने कॉपर का वेपन्स बनाया ताकि वो अपने कॉपर्स को दूसरे मतलब बाहर वाले लोगों से सुरक्षा दे सके। और साथ ही साथ इस चैल्कोलिथिक एज के टाइम पे बहुत से पेंटेड पॉटरीज भी हमें मिले हैं। अभी इंडिया में कॉपर माइंस कहाँ कहाँ पे है, तो इसके लिए मैप में देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे बहुत से कॉपर प्लेसेस है। ये जो भी पर्पल कलर से डॉटेड है और ये रेड कलर से जो भी नेम लिखे हुए हैं, ये सारे वो लोकेशंस है जहाँ पे कॉपर माइंस अभी के टाइम पे इंडिया में मौजूद है, जैसे अजमेर, अलवर, जयपुर, हजारीबाग, पलामू, बैतूल, दुर्गापुर, सब के सब कॉपर माइंस है जो अभी के टाइम पे इंडिया में है। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा ब्रोंज एज। ये स्टार्ट हुआ था अप्रॉक्स 3300 BCE, जो लास्ट किया था 1200 BCE तक। मीन्स इन रफली यू कैन से इट स्टार्टेड फ्रॉम अप्रॉक्स 3000 और 3300 BCE टिल 1200 और 1000 BCE। एक्चुअली ये वो टाइम था जिस वक्त फर्स्ट टाइम व्हील का इन्वेंशन हुआ था, और साथ में यही वो एरा है जब इंसानों ने लिखना सीखा था, when humans first learned how to write। ब्रोंज एज के स्टार्ट होने के बाद इंसानों ने पहली बार जो टूल्स बनाया था वो लगभग कंप्लीट मेटल्स का था। मीन्स इट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन ह्यूमन स्टार्टेड द यूज ऑफ मेटल्स। चैल्कोलिथिक एज में भी वो लोग टूल्स यूज कर रहे थे जिसमें कॉपर विच वाज मेटल, लेकिन उसमें स्टोन वो लोग मिक्स किया करते थे। बट ब्रोंज एज के टाइम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, वो लोग कंप्लीट मेटल ही यूज कर रहे थे। बट इस दौरान भी ऐसे बहुत से लोग थे जो लोग मेटल्स यूज नहीं करना चाह रहे थे। अगर हम लोग ग्रीक की बात करें तो वहां पे ये ब्रोंज एज लगभग 3000 BC के बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था, और कहा यह भी जाता है कि वहां पे शायद बहुत पहले आया था। और साथ में ये ब्रिटिश और चाइना में सबसे बाद में आया, जब ब्रिटिश में आया 1900 BC में और चाइना में आया ये 1600 BC में। ब्रोंज एज के आने के साथ ही बहुत सारे किंगडम्स और बहुत सारे स्टेट्स का भी राइज हुआ था, और साथ में लोग आपस में एक दूसरे से इंटरेक्शन भी स्टार्ट ब्रोंज एज में ही किए थे, बहुत से मीडियम के थ्रू, जैसे ट्रेड हो गया, माइग्रेशन हो गया, और अपने आइडियाज को दूसरी जगह पहुंचाने। अब जैसे कोई यूएसए में रह रहा है फॉर एग्जाम्पल, और उसको अपना आइडिया इंडिया में पहुंचाना है, तो ये सब जो कुछ भी स्टार्ट हुआ था सब ब्रोंज एज के दौरान ही हुआ था।
और साथ में अगर टूल्स की बात करें तो वैराइटीज ऑफ टूल्स हमें ब्रोंज एज के टाइम में देखने को मिलेगा, जैसे फ्लैंक्ड एक्सेस, डैगर्स, हैलबर्ड्स। ये जो भी टूल्स है ये सब कुछ ब्रोंज एज के टाइम में हमें देखने को मिल रहा है, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुका है। तो अब इतने एडवांसमेंट के साथ ईच एंड एवरीथिंग विल बी एडवांस्ड, इवन टूल्स टू। सिविलाइजेशन की बात करें तो एक समर सिविलाइजेशन है जो लगभग 4 मिलेनियम बीसीई में स्टार्ट हुआ था। अब ये समेरियंस वो लोग थे, डजन ऑफ सिटी का एस्टेब्लिशमेंट किया था एंशिएंट मेसोपोटामिया के अंदर, जिसमें कि इरिदू और उरुक भी थे, जो कि अब साउदर्न इराक के अंदर आते हैं। और ये लोग पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रोंज का इस्तेमाल किया था। फिर बारी आई बेबीलोनिया की। अगर हम बेबीलोनिया सिविलाइजेशन की बात करें तो ये लगभग 1900 बीसी में स्टार्ट हुआ था और अभी के दिनों में ये इराक के अंदर आता है। तो इसकी भी एक अलग ही कहानी है। एक एमोरिट किंग हुआ करता था जिसका नाम था हम्मुराबी। इसने वर्ल्ड का सबसे पहला रिटेन लीगल कोड बनाया था और इसके इस लीगल कोड ने बेबीलोन के लोगों की हर एक तरह से मदद की थी। अब हम लोग बात करते हैं एसीरिया की। ये भी एक सिविलाइजेशन है जो कि ब्रोंज एज के अंदर ही आता है। इसके पास पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर काफी अच्छा खासा था एंशिएंट मेसोपोटामिया के टाइम पे। नेम रखा गया था उसके ओरिजिनल कैपिटल के नेम पे रखा गया था, जो कि एंशिएंट सिटी में जिसको असुर के नाम से जाना जाया जाता था, जो कि वेस्ट बैंक ऑफ टिग्रिस रिवर पे सिचुएटेड था। अभी मॉडर्न डे में ये इराक के अंदर आता है। अगर हम लोग इंडिया में ब्रोंज एज की एविडेंस की बात करें तो ये कॉट डिजी एक साइट है जो कि अभी पाकिस्तान के अंदर आता है। ये एक हड़प्पन साइट है। तो यहाँ पे हमें ब्रोंज से बने हुए बहुत से ज्वेलरीज मिले हैं। ये दर्शाता है कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर अर्बनाइजेशन आ रहा था। एज वी ऑल नो दैट व्हाटएवर कम्स हैव टू गो। बाय द सिमिलर वे द ब्रोंज एज आल्सो कोलैप्स्ड। इट वाज एंडेड abruptly around 1200 BC। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, no one knows। Even historians trying to find the answers today also that what was the reason, but it has been believed that the Bronze Age was causing violent, cultural disruptive, and these were the reasons due to which Bronze Age was collapsed। ऐसा कोई भी चीज है जो हमारे समाज को क्षति पहुंचा रहा हो, हमारे कल्चर्स को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो नॉर्मल सी बात है हम उसे एक टाइम तक ही अपने साथ रखेंगे। अब जब वो बहुत ज्यादा करने लगे तो हम उसे अपने पास से दूर करेंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ था ब्रोंज एज के दौरान, जो कि लोगों के द्वारा माना जाता है कि ये कल्चर्स को हार्म कर रहा था। यही एक रीजन माना जाता है ब्रोंज एज के कोलैप्स होने का। The Iron Age started between 1200 BC and 600 BC depending upon the region। As I have already told you that there were many persons who were not in mood to obtain metallic as in their civilization। इसलिए भी था कि बहुत से लोगों को आयरन एज को अडॉप्ट करने में काफी टाइम लगा था। That's why taken a long time to adopt, means from 1200 to 600 BC। और इंडिया में जब आयरन एज आया वो था वैदिक पीरियड का टाइम, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल्स अबाउट द वैदिक पीरियड की वैदिक पीरियड क्या था, उसके अंदर क्या हुआ, वैदिक पीरियड के लोग कैसे रहते थे। वी विल डिस्कस इच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स लेटर ऑन। और जब हम इस टूल्स को देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि ये वो टूल्स है जो इतने अच्छे नहीं है। रीजन क्या है कि अब फर्स्ट टाइम किसी ने मेटल्स वगैरह देखा था, तो अब जब फर्स्ट टाइम कोई मेटल्स का टूल्स बना रहा है तो नॉर्मल सी बात है वो पहली बार ऐसा टूल बनाएगा जो शायद टूट जाएगा। इवन इन फर्स्ट अटैक दैट विल ब्रेक। बाद में वो धीरे धीरे उन सभी चीजों को सीखेंगे इन डिटेल्स और उसके बाद फिर वो उनको वो काम में लाएंगे। धीरे धीरे सब कुछ डेवलप हो रहा है, सब कुछ इवेलुएट हो रहा है, तो टूल्स में भी इवेल्युएशन आएगा ही। एंड यू कैन कंपेयर द टूल्स फ्रॉम, अगर हम इस तलवार को ही देख ले तो ये एंड सी द तलवार ऑफ टुडेज टाइम, तो एक डिफरेंस दिखेगा। और आयरन का यूज इतना ज्यादा हुआ जाने लगा कि पीपुल अब सीख चुके थे कि आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो कि आयरन से ज्यादा हार्डर था। जब हम आयरन को कार्बन के साथ मिलाकर हीट करेंगे तो एक सबसे हार्डर मेटल बनेगा जो कि स्टील होगा। इस आयरन एज के आने के बाद अब लोग ये भी सीख चुके थे कि हाउ टू मेक स्टील अ मच हार्डर मेटल बाय हीटिंग आयरन एंड विथ कार्बन। बहुत से स्कॉलर्स ये भी कहते हैं कि आयरन एज 550 BC में खत्म हो गया था,
जब हेरोडोटस जो हिस्ट्री के फादर है, इन्होंने हिस्ट्री लिखना शुरू किया था। अगर हम आयरन और माइंस की बात करें कि इंडिया में आयरन और माइंस कौन कौन से हैं, फिर हमें बहुत से आयरन और माइंस दिखेंगे, जैसे नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, दुर्ग, ईस्ट सिंहभूम, ऐसे ही बहुत से हैं। और अगर मैं ये पूछूं कि सबसे लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर कौन है इंडिया में, तो हम कर्नाटका बोलेंगे। Karnataka is the state having largest producer of iron ore in India. So it's all about the today's lecture. Please share the video as much as it is possible so that it can reach with each and every student, and each and every student can get the benefit from it. And if you have any suggestion, then you can share with me there in comment box or through our email which have been mentioned in the description.